चुनाव लड़ेंगे पंजाब में? हाँ लड़ेंगे। हम लोग सुने हैं कि 6-7 बार आपकी मुलाकात हुई अखिलेश यादव जी से। अच्छा नहीं, ये तो मैंने कभी कहा नहीं है। बोलेंगे थोड़े? नहीं, ये क्या बात होगी? मुस्कुरा रहे हैं, मतलब छुपा रहे हैं। अच्छा, क्या अब दलित मुस्कुरा भी नहीं सकता है? ये गलत। भी तो दलित हैं। अब तो अरे तो एक दलित दूसरे दलित के सामने नहीं मुस्कुरा सकता है, ये नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, देखो, जैसा कि हम सुने अगर 2 बार मिले तो बता दीजिए कि 2 ही बार। अच्छा, हाँ हाँ। आपके तरफ से भी समस्या नहीं है, गठबंधन आप करेंगे ही। अखिलेश यादव की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? जो लोग बीएसपी को वोट करते आए हैं, बहुजन समाज के लोग खास करके, तो अब तक बीएसपी को वोट किए, इस चुनाव में एएसपी यानी आपकी पार्टी को वोट क्यों करें? मुख्यमंत्री बनेंगे तो बहुजनों के मुख्यमंत्री होंगे कि सर्वजनों के मुख्यमंत्री? आप सर्वजन से क्यों कतराते हैं? एक तरफ बहन जी कह रही हैं सर्वजन, तेजस्वी यादव भी बहुजन है, वो कह रहे हैं ए टू जेड की पार्टी, मतलब हर जात की पार्टी है। तो अब सर्वजन ए टू जेड के समय में बहुजन पॉलिटिक्स जैसे तमिलनाडु में तो सक्सेस है, यूपी बिहार जैसे राज्य में सफल होगा? मैं एक सवाल अब आपसे करना चाहता पूछिए। हूँ। आप पूरे देश में घूमते रहते हैं, ये बताइए, अगर आप दुश्मन को ताकत देंगे तो वो आपका इलाज करेगा या आपकी मदद करेगा? सांप को कौन दूध पिलाता है साहब? एससी एसटी थाने में एक एससी समाज से आने वाले सीनियर आईएएस का केस दर्ज नहीं होता है। मांझी भी बयान देते हैं कि केस दर्ज होना चाहिए, फिर भी नहीं होता है। उन टहल रहे हैं बेचारे। आप बिहार से आते हैं। बिहार के एक वीर बहादुर नेता थे बिहार के, रामविलास पासवान जी, जिनकी वजह से मंडल कमीशन लागू हुआ। चिराग पासवान के बारे में क्या राय है आपकी? अब चिराग पासवान, आकाश आनंद के बारे में क्या? तेजस्वी यादव के बारे में क्या राय? ठीक है ना, अच्छा है, काम करने मेहनती आदमी, आगे बढ़े। मुख्यमंत्री बनते तो बधाई देते, दोबारा बनेंगे तब बधाई दे देंगे। बनेंगे? हाँ बनेंगे, हम तो चाहते हैं बने। जब काशीराम साहब ने पहली सरकार बनी तो 1,40,000 गुंडों का इलाज किया था। इससे सबको पकड़ के जेल में डाला और इलाज कर दिया खूब अच्छी तरह से। बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो हैं, अपने आप को जो बड़े बड़े ठाकुर कहते हैं, वो भी आके पैर छू के मुन्ना पासवान के पिताजी के पास नीचे बैठ जाते थे। एक केंद्रीय मंत्री मुझसे बोले, बात हो रही थी एक दिन, तो मुझसे कहा कि भैया दफ्तर में हमारे जाने से पहले आरएसएस का आदमी रखा गया दफ्तर में, वहाँ जाता है, और हमारे जाने के बाद वो दफ्तर से जाता है, कुछ नहीं कर पाते हैं, अपने लोगों का एक भला नहीं करते, सारी रिपोर्ट वो देता है पीएमओ में। ये केंद्रीय मंत्री का हाल है, सेंटर की बात बता रहा हूँ। बहुजन समाज के जो मंत्री। हाँ, सावित्रीबाई फुले के देश में, झलकारी बाई के देश में, अवंतिका बाई लोधी के देश में, माँ उदा देव पासी के देश में, मायावती के देश है। परिचय के तो कोई मोहताज नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी आज साथ में हैं और हमारे चैनल पे इनका पहला इंटरव्यू है। फिर भी परिचय दे देते हैं कि भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी साइकिल यात्रा पूरी किए हैं, मतलब कि इस महीने की 1 तारीख से शुरुआत हुई और कल परसों तक लखनऊ में उसकी मतलब उसका अंत हुआ। और उसके बाद क्या क्या करेंगे, ये सारी बातें अब इनसे हम करेंगे। पहले साइकिल यात्रा पे ही हम बात करेंगे। साइकिल यात्रा क्यों किए? बहुजन साइकिल यात्रा, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, बहुजन समाज बनाओ, भाईचारा बनाओ। क्योंकि बीजेपी जिस तरह की रणनीति से काम करती है वो भाईचारे को तोड़ती है और बंटवारा करके राजनीति करती है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के वोट बढ़ जाते हैं और बीजेपी के लोग जो संयुक्त वोट है उनका प्रकाश का, वो इकट्ठा हो जाता है। कुछ उनको टिकटों के नाम पे जिनको टिकट दिया जिस समाज को, उस तरह का वोट, और कुछ धार्मिक जो भक्त लोग हैं वो मिल जाते हैं और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें लगा कि सब लोग चुनाव के समय जाते हैं तो लोगों को लगता है कि आदमी वोट ही मांगने आया, तो पहले जाके उनके मुद्दों पे बात करके उनको तैयार करना है, जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने किया। तो क्योंकि हमारा नया दल है, अब इसको कोई कॉर्पोरेट सेक्टर के व्यक्ति चंदा नहीं देते। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो लोग हैं बहुजन समाज के, वही इसको थोड़ी थोड़ी मदद करा के आगे बढ़ाते हैं। तो सस्ते संसाधनों पे किस तरह से आम गाँव तक हमारी बात पहुँचे। गाँव के रास्ते ऐसे उबड़ खाबड़ हैं, कहीं टूटा हुआ है, कहीं अब बरसात आ गई, पानी भरेगा, हमें पता था पहले से ही, कीचड़ हो जाएगा, गाड़ी जाएगी नहीं। तो साइकिल एक ऐसी चीज है, अपने कंधे पे भी उठा के आदमी चल देता है। तो साइकिल के जरिए जब झंडा लगा के भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी करता, गाँव गाँव घूमेगा, नुक्कड़ सफाई करके अपनी बात रखेगा। और जो अधिकार के मामले हैं, जैसे कि 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन क्यों, SC ST ओबीसी को प्रमोशन रिजर्वेशन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16(4)(a) में है, तो क्यों नहीं दे रहे हो? नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? महंगाई के जो है दाम, महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए हैं, किसानों के लिए जो उपकरण यूज होते हैं उनके दाम बढ़ गए हैं, यूरिया के दाम महंगाई है बड़े पैमाने पे। हाँ। नहीं, हम साइकिल यात्रा पे, साइकिल यात्रा में जो आपका था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और फिर उसमें अगला लाइन था आपका बहुजन को जोड़ने का। तो जाति तोड़ने का मामला जब आता है
तो सिर्फ बहुजनों में आपस में जाति तोड़ने का मामला क्यों आता है? आप सर्वजन से क्यों कतराते हैं? देखो, जो एक चरित्र होता है, जो अपना चरित्र ना छोड़ पाए। ऐसे ये मेरा सवाल आपसे, मैं पत्रकारों से क्या सवाल करूं, मैं अपने अंदर खुद से सवाल करता हूं कि इतने लंबी व्यवस्था में ये बहुजन समाज के लोग अधिकारों से वंचित क्यों हैं? सरकारें भी बनी, कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स भी मिल गए, फिर इनको राइट्स क्यों नहीं देगा? आज भी रोटी कपड़ा मकान से मोहताज ये लोग क्यों हैं? आज भी गैर बराबरी, जातिगत उत्पीड़न, जातिगत अत्याचार, भेदभाव क्यों है? तो मुझे लगता है कि कुछ लोग इस आइडियोलॉजी के लोग हैं जो इस चीज़ों को अपना अधिकार मानते हैं कि एक दलित के बेटे को पीट दिया है, उसको मूछें रखने पे उसको प्रताड़ित कर दिया है, उसकी जात के नाम पे उसको अपमानित कर दिया है, उसको घोड़ी से उतार दिया है। वो अगर अधिकारी कर्मचारी बन गया तो भी उनके मन में ही मानसिकता है कि नहीं, ये तो नीच जाति के लोग हैं, ये अधिकारी कैसे बन सकते हैं? तो वो जो मुझे लगता है कि उनकी राजनीति करने के लिए, जिस सर्जन की बात करें, बहुत सारी पार्टियां हैं, उनकी अपनी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी और तमाम तरह की पार्टियां हैं। अब तो हमारे लोग दल भी जो हैं, जो बहुजन विचारधारा के, वो भी उनकी बात करने लगे हैं। और वो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने लंबे समय तक राज किया है। वो साथ साथ पूरे सिस्टम पे, चाहे आईबी हो, सीबीआई हो, ईडी, इनकम टैक्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, केंद्रीय जो विश्वविद्यालय उनकी जो हैं, उनके बड़े बड़े पदों, सभी बड़े पदों पर बैठे हैं। तो वो बेवकूफ़ नहीं, उनको बेवकूफ़ बनाना आसान भी नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो समाज तैयार नहीं है, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, जो रोज अन्याय अत्याचार सहता है, उस बहुजन समाज को, जो काशीराम साहब हमें 15 बनाम 85 का मुद्दा दे के गए, एक समाज दे गए कि समाज को जोड़ के, जिनकी समस्या तुम जैसी बिल्कुल है, इनमें अगर भाईचारा बना के आप लोग इनके हिस्सेदारी, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी अगर आप लागू करा दोगे, तो ये एक भाईचारा ऐसा है जो देश में सत्ता प्राप्त कर सकता है। आप अगर मुख्यमंत्री बने, ऐसे तो आप बहुजन लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे तो बहुजनों के मुख्यमंत्री होंगे कि सर्वजनों के मुख्यमंत्री? देखो, मुख्यमंत्री वो एक संवैधानिक पद है, ये लड़ाई विचारधारा की है। आप शासक जब होते हैं तो किसी भी व्यक्ति को अपने उसमें जो आपका एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसमें परेशान नहीं देखना चाहते। ये एक मानव कल्याण का विषय है। तो मैं कब क्या बनूंगा ये तो समय तय करेगा। मैं बेसिकली आपको ही बता दूं, क्लियर कर देता हूं कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं तो माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर की जो अधूरी मूवमेंट रुक गई थी, उसको पूरा करने के लिए आया हूँ, और उसको पूरा करने का काम अपने तन मन धन से कर रहा हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि समय समय पे हमें हर एक अधिकार के लिए लड़ना पड़ा। आप बिहार से आते हैं, बिहार के एक वीर बहादुर नेता थे बिहार के, रामविलास पासवान जी, जिनकी वजह से मंडल कमीशन लागू हुआ। उनका बहुत बड़ा रोल था, माननीय काशीराम साहब का बहुत बड़ा रोल था। दलित वर्ग के लोगों को पीटा गया, मंडल कमीशन बैकवर्ड के लोगों के लिए था। फिर उसमें कई दलित समाज के लोगों ने आत्महत्याएं भी की, कई लोगों के मुकदमे भी हुए, कई लोगों को और तमाम तरह प्रताड़ित किया गया। यानी कि दलित वर्ग के जो लोग हैं वो सभी के लिए चिंतित रहते हैं। जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, या उनकी विचारधारा के लोग हैं, या उनके परिवार के लोग हैं, दूर भी हैं, उनके बारे में चिंता करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों जो विचारधारा में दी है, वो मानव कल्याण की विचारधारा है, वो समानता की विचारधारा है, वो सहयोग की विचारधारा। तो हम किसी का बुरा करने के लिए नहीं, अपने लोगों को भी ताकत देने का काम हमें करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। बहन जी जैसे 4 बार मुख्यमंत्री रहे मायावती जी, तो अब उनको लगता है कि सर्वजन के हित की बात की जाए, तो इसमें आपको कहाँ दिक्कत आती है? मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझसे तो किसने पूछा कि वो ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन कर रही है, तो हमने कहा कि जब बीजेपी और कांग्रेस के लोग दलित भाईचारा सम्मेलन कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? उनको भी अधिकार है। देखो भाई, वो अपनी पार्टी की नेता है, अपनी तरफ से अपनी पार्टी को नीतियों को आगे बढ़ाती है। जिनको लगता है कि जिस मुद्दे पर चलकर उनकी पार्टी को फायदा होता है वो करती है। उनको लगता है जहाँ चुप रह के फायदा होता है वो करती है, जहाँ लगता है बोलना चाहिए वो बोलती है, जिनके ऊपर बोलना चाहिए वो बोलती है। मैं आज़ाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, भीम आर्मी में कार्यकर्ता, एक विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि मैं दोस्त दुश्मन को पहचानता हूँ। मुझे भी पता है कि जिन लोगों ने हमारे अधिकार छीने वो कभी हमारा समर्थन नहीं करेंगे। मैं बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता। मैं अपने लोगों को ही, बहुजन समाज के लोगों को, उनको ही तैयार करना चाहता हूँ। मैं अपनी पार्टी का काम करता हूँ, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो अपना काम करें, खूब आगे बढ़ें, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, मेरी मंगल कामना है उनके लिए। अब तक तो जो लोग बीएसपी को वोट करते आए हैं, बहुजन समाज के लोग खास करके, तो अब तक बीएसपी को वोट किए, इस चुनाव में एएसपी यानी आपकी पार्टी को वोट क्यों करें? देखिए, बीएसपी जब नहीं थी उससे पहले भी वो लोग वोट करते थे। जब संविधान आया तो उनको वोट करने का अधिकार मिला। जब जब उनके मुद्दों पे लोगों ने बात उठाई, जो मुद्दों पे उनके खड़े रहे, उनको आगे बढ़ने के रास्ते जिन्होंने तैयार किए, वो उनके साथ खड़े रहे। समय समय पे नेता बदले, झंडे बदले, पार्टियां बदली, लेकिन बहुजन समाज के लोग अपनी अपनी लड़ाई को लड़ते रहे। हर जगह पे अलग अलग। देखो, मैं बिहार की बात करूंगा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा,
ऐसे लीडर सदियों में पैदा होते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, ऐसे लीडर सदियों में पैदा होते हैं। रामस्वरूप वर्मा जी, ऐसे जो लीडर हैं वो लंबे समय में पैदा होते हैं। मान्यवर काशीराम साहब पंजाब की धरती से आके यूपी में कामयाब हुए और पूरे देश में जो है बहुजन मूवमेंट को तैयार कर दिया, संघर्ष किया, आंदोलन किया। तो ऐसे लीडर सदियों में, युगों युगों में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग पैदा होते हैं, महापुरुष। तो हमारा काम है उस समाज को जाके उनकी बात बताना। बेसिकली वोट क्या है ये समझना पड़ेगा वेद भाई कि वोट जो है आज का जो समय ना, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। जिसके पास ज़्यादा वोट उसकी सरकार, और जिसके पास सरकार उसको कानून बनाने की ताकत। जिसके पास कानून बनाने की ताकत वो कानून बना के अपने लोगों का भला कर सकता है और उनके लिए नीतियाँ बना सकता है। ये तो क्लियर हो गया। तो वोट का अधिकार आज जो है लड़ाई वो तलवारों से नहीं लड़ी जाती, ना बंदूकों से, ना तोपों से, ना लाठियों से। ये लोकतंत्र है, यहाँ तलवारों की नहीं सरों की कीमत होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 1000 तलवार और 1 कलम, तो कलम की ताकत की लड़ाई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। लोगों को जाके जानकारी देनी है कि अपनी वोट का सही प्रयोग करें। और उम्मीद है कि पिछले 5-6 साल में भीम आर्मी ने जो काम किया है, देखो नेता तो जाते हैं वोट के समय वोट मांगने के लिए जब इलेक्शन आता है, लेकिन भीम आर्मी के लोग आंधी तूफान बारिश तो मोटरसाइकिल पैदल धूप सब चीज़ों में, जहाँ पता लग जाए किसी बहुजन समाज के व्यक्ति पर अत्याचार हुआ है, सरकार ने उनके खिलाफ कोई कानून बनाया है, कहीं कोई परेशानी हुई है, बाबा साहब का अपमान हुआ है, किसी बहन का अपमान हुआ है, एकदम जाके जो है खड़े हो जाते हैं। उस परिवार को तत्काल कहते हैं चलिए थाने, चलिए मुकदमा लिखवाते हैं। थाने में सुनवाई नहीं होती तो सीओ के पास, सीओ नहीं सुनता तो कप्तान के पास जाते हैं और फिर मुकदमा लिखवाते हैं, फिर उनके अरेस्टिंग के लिए आंदोलन करते हैं। यानी कि कानून में तो सारे अधिकार हैं संविधान में, मगर वो लागू नहीं होते। तो लागू करवाने के लिए चाहिए ताकत मिलेगी सत्ता से। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के लिए हमने काम किया है वो अब हमारी इस पीड़ा को समझ चुके हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। तो अब वो अगर हमें समर्थन करेंगे तो हम पे ताकत आएगी तो हम उनके जीवन में वो परिवर्तन करेंगे जो संविधान उनको अधिकार देता है। जैसे सरकारें फ्री करेंगे खूब जो है ऑफर देती है, तो यानी कि ये भी एक तरह के वोटों को ठगना हुआ, प्रलोभन देके, लालच देके। हम कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, चिकित्सा शिक्षा सुरक्षा रोजगार और न्याय, ये सारी चीजें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन प्रत्येक व्यक्ति को देता है। उत्तर प्रदेश में भी अगर सरकार बनेगी तो हम हर व्यक्ति को देंगे। तो ये सब चीजें मिलेगी तो फिर आदमी रोटी के लिए परेशान नहीं होगा, किसी के पीछे नहीं घूमेगा, किसी और सुविधा के लिए। अब कहते हैं फ्री करेंगे, मैं कहता हूँ हम इतनी आमदनी क्यों नहीं देते खरीद लें कि खूब खरीदें, राजस्व दें, खूब टैक्स दें और प्रदेश भी अच्छी तरह चले। और उन पर भी मुफ्त कुछ होता नहीं है, आदमी टैक्स दे रहा है लोग देश के, तभी वहां से फ्री। मुफ्त बता तो रहा हूँ, वोट का अधिकार जो बड़ी ताकत है, जिससे उनका अपना नेता तैयार होकर उनकी अपना काम, उनकी अपनी बात आगे बढ़ती है, वो लेते हैं और छोटा सा कुछ दे देते हैं। अब लोग लालची नहीं रहे हैं, चीजों को समझते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग राजनीति को समझते हैं बड़े पैमाने पे। यूपी चुनाव है अगले साल, अभी है ना, अब उत्तर प्रदेश के लोग उनको ये तय करना है कि किस व्यक्ति के साथ रहना। वो जो 5 साल में वोट के समय आते हैं फिर उनकी बस्तियों में दिखाई भी नहीं देते, और अगर मिलने जाते हैं तो नेताजी नहीं होते हैं, या वो लोग जो 24 घंटे उनके बीच में रहते हैं, उनकी लड़ाई को लड़ते हैं। चुनाव को लेके हम लोग सुने हैं कि 6-7 बार आपकी मुलाकात हुई अखिलेश यादव जी से। अच्छा, नहीं ये तो मैंने कभी कहा नहीं है। बोलेंगे थोड़े नहीं, ये क्या बात होगी, मुस्कुरा रहे हैं, छुपा रहे हैं। अच्छा, क्या अब दलित मुस्कुरा भी नहीं सकता है? ये गलत भी तो दलित है। अब तो अरे तो एक दलित दूसरे दलित के सामने नहीं मुस्कुरा सकता है, ये नहीं। देखो जैसा कि हम सुने, अगर 2 बार मिले तो बता दीजिए कि 2 ही बार। अच्छा, हाँ, देखो ऐसा है ना, मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ मैं बताता हूँ। एक ये भी ऐसा ना, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों की बात बता दूं, मैंने कभी किसी आगे कही नहीं। मैंने कई उनके बड़े बड़े आर्टिकल देखे, बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, आज तक मैंने उसमें अपने गांव का नाम सही नहीं पढ़ा, अपनी एज नहीं, गांव का नाम, वो तो जिला है मेरा, अपनी एज, परिवार के व्यक्तियों का नाम सही नहीं पढ़ा। मुझे उन पर तरस आता है कि बिना जाने वो किस तरह के आर्टिकल लिख देते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम उस तरह के पत्रकार हैं। हमको बोलो कोई नहीं, मैं मेन स्ट्रीम पत्रकारों की बात कर रहा हूँ जो बड़े बड़े न्यूज चैनल में काम करते हैं। देखो वो बोलते हैं कभी मेरे गांव का नाम, मैं किसी आर्टिकल में पढ़ता हूँ गढ़कोली, किसी में पढ़ता हूँ रामनगर, किसी में पढ़ता हूँ फतेहपुर, किसी में पढ़ता हूँ शब्बीरपुर, जबकि फतेहपुर मुझसे 1 किलोमीटर दूर है, शब्बीरपुर मुझसे 50 के किलोमीटर दूर है, रामनगर मुझसे 30-35 किलोमीटर दूर है, गढ़कोली मुझसे 12-13 किलोमीटर दूर है। तो यानी कि जो लोग ये भी नहीं जानते कि सच क्या है, वो उल्टी खबरें चलाते रहते हैं। जो कुछ होगा वो आप लोगों के सामने रखा जाएगा। बता दीजिए, एक बार मिले तो बता दीजिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं सच के साथ खड़ा रहता हूँ, मिला होता तो आपसे बताता। कुछ चीजें हैं जो पार्टी पटल पे चल रही हैं, वो पार्टी कोर कमेटी तय करती रहती है। मुझे कुछ बताने कहा जाएगा तो मैं आपसे बता दूंगा। अच्छा, गठबंधन किन के साथ होगा? जनता के साथ।
जनता के साथ तो है ही बॉन्ड। हाँ, जनता के साथ उसी पार्टी की बात गठबंधन करना है। ये तो नेता तो क्या है ना, ये बदलते रहते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। नेता तो अब समय समय के हिसाब से, जैसे सीबीआई ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, आईबी के छापे, तो बदलते रहते हैं। जनता नहीं बदलती है। हम जनता को तैयार कर रहे हैं कि जनता अपनी वोट की वैल्यू को समझे। आपके तरफ से भी समस्या नहीं है, गठबंधन आप करेंगे ही, जैसा वो बता रहे हैं कोर कमेटी में जो तय होगा, वो जो फैसला लेंगे। अखिलेश यादव की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? जैसे मैंने फिर वही, अगर ये आप जो है ना, मैंने कहा जो चीजें जो पावर मेरे पास है, बातें सिटी पे आते। मैं क्या कह रहा हूँ, कोर कमेटी अपना काम कर रही है। वो जब भी कोई उत्तर प्रदेश में, जैसे अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, बीजेपी के लोगों ने खूब तानाशाही की कि पर्चे छीन, ये कर वो कर। सभी पार्टी के लोगों ने आपस में चर्चाएं की कि भाई इनको किस तरह से रोका जाए, ये तो ज्यादती कर रहे हैं। तो फिर उनको ये भी डर लगता है कि पुलिस जेल डाल देगी, मुकदमे लगा देगी। अब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग डरते नहीं है जेल वेल से, हमने तैयार कर दिए हैं। तो जेल जाके ही नेता बने। नहीं, वही हमारे लोग भी खूब जेल जाते हैं, वो नहीं पीछे हटते हैं। अभी कल को एक बच्चा मिला था, कहा कि 22 दिन जेल रह के आया हूँ। तो हमने चौड़ा होके बोलते। हाँ, हमने कहा लाओ माला, इसका स्वागत करते हैं। अब ये तैयार हो गया, अब ये डरेगा नहीं। तो अब ये नेता बनने की तरफ चल रहा है। तो इससे क्या होता है कि यानी कि हमारे लोगों में लड़ने का जज्बा ज्यादा है, तो हमसे उम्मीद जनता को ज्यादा है। सबसे ज्यादा डर लोगों को होता है जेल चल जाएगा, जेल चल जाएगा। जब वहां से निकल के आ जाएगा तब बचा कहाँ, कौन डर सा। 22 तारीख है, हम आपसे कह रहे हैं हम कुछ करने जा रहे हैं उत्तर लखनऊ में। हमने लखनऊ में कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से दलित पिछड़ों के अधिकार छीने गए, और फिर रात में मुख्यमंत्री धमका रहे थे। नहीं तो हम यही सवाल लग रहा था, हम पूछ लेते हैं, सवाल ही ले लेते हैं आपसे कि आपको डर वर नहीं लगता है? देखिए योगी जी ट्वीट किए हैं कि प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वह किसी के बहकावे में ना आए। आज कोई गलत नहीं कर सकता, जिनको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत कार्य करे। मतलब देखो, पहली बात हम गलत कार्य नहीं करते हैं, इसलिए डरते नहीं हैं। और मुख्यमंत्री हमें जानते भी हैं, पर्सनली जानते हैं कि हम डरने वालों में से तो है नहीं। और दूसरी बात है ना, संवैधानिक अधिकार है जिनके लिए हम जिन युवाओं की बात कर रहे हैं ना, वो गुमराह नहीं है। वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए। मैं ये समझता हूँ पिछड़े और दलित वर्ग के नौजवान जाग चुके हैं। बहनें भी वो अपने लिए लड़ रहे हैं। कल मैं जब वहां गया था, बारिश में 12 लोगों को बुखार था, फिर भी लड़ रहे थे। एक बहन का हाथ टूटा हुआ था और उसकी सास ने उसको फोन करके कहा कि घर आ जा, लेकिन उसने कहा नहीं, अधिकार लिए बगैर नहीं आऊंगी। 5-6 बहनें ऐसी थी, शिक्षक, हाँ, वही 69,000 शिक्षक भर्ती वाले। एक बहन ऐसी थी जिसके पास खाने के पैसे नहीं, वो भी डटी हुई है। कल मैंने कहा उनसे कि इनके दोनों टाइम में खाने की व्यवस्था, इनके सोने की व्यवस्था आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को मैंने दे दी कि आज से आपको करानी, इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी कपड़े की, किसी भी चीज़ की। ये हमारी जिम्मेदारी। यही तो राजनीति कि जब उन्होंने हमें, वो उनके लिए मदद के लिए कोई नहीं बढ़ रहा तो हम खड़े हो जाएं। फिर मैंने युवाओं से बात की। किसी एक युवा की गर्दन टूटी हुई है, यहाँ पे चोट लगी है, एक रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी है, 4-5 लोगों के हाथ टूटे हुए हैं। जब वो बीजेपी कार्यालय में धरना देने गए तो उनको जाति सूचक गालियां दी गई। ये कहा गया कि पिछड़े वर्ग के लोगों ने, जब तुम्हारी सरकारें आती हैं तब भी तुम्हारी वो बनते हैं अधिकारी कर्मचारी, अब हमारी सरकार है तो हमारे बनेंगे, और तुम लोग यहाँ आ गए हो, सारी नौकरियां तुम ही लोगे। तुम्हारा काम था जाके खेतों में हल चलाना, जानवर पालना है, जाति पूछ पूछ के। इस तरह से जो है ना, वो उन बहनों ने मुझे बताया और कहा कि महिलाओं का काम है जो घर पे रहना, वो क्या अध्यापक बनेंगी। और ये इस तरह की चीजें ये बीजेपी दफ्तर से वो लोग कहते हैं, एक पार्टी के दफ्तर से इस तरह की, यानी कि उनके अंदर की सोच क्या है दलित पिछड़ों के प्रति। सावित्रीबाई फुले के देश में, हाँ, महिलाओं को बोला जाता है सावित्रीबाई फुले के देश में, झलकारी बाई के देश में, अवंतिका बाई लोधी के देश में, माँ उदा देवी पासी के देश में, मायावती के देश है। देखो क्या बोला जाता है, जहाँ जिन्होंने नाक चने चबवाए हो इन लोगों को, उनके प्रदेश में क्या बोला जाता है उस देश में कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए है। अरे हम समझते हैं कि ये घमंड जो है सत्ता में आ जाता है, सत्ता के साथ चला भी जाता है। जब सत्ता बदल जाएगी तो फिर ये उनको ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ गए। वैसे ये गुंडे जो लोग हैं ना, तो मैं तो काशीराम साहब का चेला हूँ। जब काशीराम साहब ने पहली सरकार बनी तो 1,40,000 गुंडों का इलाज किया था। सबको पकड़ के जेल में डाला और इलाज कर दिया खूब अच्छी तरह से। ये पुलिस क्या है? ये पुलिस जो आज हमारे लोगों को पीट रही है, कल जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हमारे कैसे तमाम लोगों को, जो अपराधी है उनको। पलिया में आप गए हैं, पलिया में कैसे तोड़फोड़ मुन्ना पासवान। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती के जो लोग हैं ना, ये लड़ने के लिए आए, गुमराह नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि संपत्ति जब्त कर लेंगे। हमने कहा मुख्यमंत्री को रात ट्वीट करके कि संपत्ति भारतीय संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से मिला आरक्षण का। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। और ये धमकी हमें मत दो। और हम पे जब्त करने को जो कुछ है, अगर बहुजन समाज के लिए संपत्ति जब्त होती है, जान चली जाए तो कोई परवाह नहीं, हम सिपाही हैं, भागेंगे नहीं। और तुम गोली भी चला लेना, लाठी भी चला लेना, बहुत पीटते हो यहाँ लोगों को। हम आंदोलन में आएंगे, गोली चलाना, पीठ नहीं दिखाएंगे, याद रखिए। ये भी बात आप आपके कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ये ना समझे कि हम डरने वाले लोगों से, अपने अधिकारों के प्रति लड़ते लड़ते जान दे देंगे। देश में शहीदों ने दी थी,
गुलामी से मुक्ति के लिए। हम भी ये जो गुलामी बहुजन समाज पे, इससे मुक्ति के लिए जान दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। रही बात पलिया की, वो जो संपत्ति जब्त कराने की बात कर रहे हैं, तो वो तो संपत्ति जब्त करा ही रहे हैं। संपत्ति जब्त कराते हैं या संपत्ति नष्ट कराते हैं? जब्त नष्ट हमारी तो चली गई ना। मुन्ना पासवान का एक एक सामान घर का तोड़ दिया, बहन बेटियों को जाति सूचक शब्द कह के पीटा। वो जानते हैं मुन्ना पासवान के पिताजी का कि दहशत थी क्षेत्र में, तुम्हें शायद नहीं पता है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो हैं, अपने आप को जो बड़े बड़े ठाकुर कहते हैं, वो भी आके पैर छू के मुन्ना पासवान के पिताजी के पास नीचे बैठ जाते थे। मुन्ना पासवान के पिताजी वहाँ सारे क्षेत्र के फैसले कराते, पता है तुम्हें? वो एक बड़ा नाम था। आज एक दलित के घर में 3 ट्रैक्टर, गाड़ी, ये सब चीज़ देखी। और जहाँ बड़े बड़े जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनके घर में एसी नहीं है, हर घर में एसी लगा हुआ है। यही तो चिढ़ने का विषय है कि एक दलित जो है इतनी संपन्नता से कैसे रह रहा है। तो जब जो नहीं रहा, जो पहले नहीं हुआ, आज कैसे हो रहा है? इसलिए भारतीय संविधान ने अधिकार दिए, इससे तकलीफ होती है लोगों को। मुन्ना पासी घर की फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, टीवी सब तोड़ दिया है, बर्तन तोड़ दिए, टंकी तोड़ दिए, अनाज, अरे देखा 3-3 टंकी अनाज है, देखिए सब तोड़ दिया है, उसमें कांच मिला दिया। ये क्या है? ये एक तरह का डर फैलाने का। और पुलिस के साथ पता है तुम्हें कौन था? पुलिस के साथ कुछ लोग सिविल वर्दी में भी थे, जो नाम ले लेके गालियां दे रहे थे, यानी कि पुलिस के लोग नहीं थे, यानी कि बीजेपी के गुंडों ने मिलके, और वहाँ के कुछ लोकल लोग भी रहे होंगे, जो लोग उस परिवार से चिढ़ते हैं, उनको लोगों ने मिलके ये जानबूझ के षड्यंत्र द्वारा किया है। क्योंकि 5-6 मामले वहाँ के ऐसे हैं जो मैंने पढ़े थे, सब में यही किया गया। ये एक तरह का दहशत, डर बनाने का प्रयास है कि उनकी, कहते हैं ना, किसी आदमी को अगर तोड़ना हो तो उसका रोजगार तोड़ दो, उसका व्यवसाय बिखेर दो, हैं, पेट पे लात मार दो। वही किया गया है। लेकिन आपको लगता है टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। वो मिट्टी से बना हुआ आदमी, किसान परिवार का, दोबारा तैयार हो जाएगा। मोदी जी की सरकार और मोदी जी ही कह रहे हैं कि हम कुछ दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, किसान के बाल बच्चों को मंत्री बनाए। ये बात किसी को रास नहीं आ रही। तो भाई दलित, पिछड़े, आदिवासी यानी बहुजनों को मंत्री बनाए मोदी जी, तो रास किसको नहीं आ रहा है? बहुजन को तो रास आ ही रहा होगा। सबको रास आ रहा है, लेकिन उनके बराबर में, उनके दफ्तर में एक आरएसएस का आदमी बिठाया है। एक केंद्रीय मंत्री मुझसे बोले, बात हो रही थी एक दिन, तो मुझसे कहा कि भैया दफ्तर में हमारे जाने से पहले आरएसएस का आदमी रखा गया दफ्तर में, वहाँ जाता है, और हमारे जाने के बाद वो दफ्तर से जाता है। कुछ नहीं कर पाते हैं, अपने लोगों का एक भला नहीं करते, सारी रिपोर्ट वो देता है पीएमओ में। ये केंद्रीय मंत्री का हाल है, सेंटर की बात बता रहा हूँ, बहुजन समाज के जो। हाँ, अब सुनिए दूसरी बात। नहीं, उन्होंने कहा अगर फोन भी ले लेते हैं ना, नया फोन लेते, तीसरे दिन पीएमओ से फोन आ जाता है कि ये फोन जमा करा दीजिए। तो इंक्वायरी होके, जो मतलब शिकंजे में फंसा के किसी व्यक्ति, अच्छा सोचिए, जो घर हमारा नहीं है उसमें अगर हम चले जाएं बहुजन, और जाके किसी कुर्सी बैठ जाएं, तो उसमें जब हमारा घर नहीं, उसमें हम किराएदार तो हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डर हमारा नहीं चलेगा। ऑर्डर किसका चलेगा? जिसका वो घर है, समझ रहे? अपने घर में तो आदमी स्टूल पे बैठ के भी सवाल ऑर्डर दे देगा। राम जी यही बोले थे, दूसरे की दी हुई कुर्सी से अपनी स्टूल भरी। हाँ, तो अपने घर में तो स्टूल पे बैठ के भी ऑर्डर देगा, वो चलेगा, वो माना जाएगा। दूसरे घर में कुर्सी बैठ के भी, सोने के भी जब आप ऑर्डर देगा तो नहीं माना जाएगा, उल्टा डांट फटकार दिया जाएगा। एक यहीं के एक सांसद थे, उन्होंने लिखा था मुख्यमंत्री के बारे में कि वो, मैं दलित वर्ग से आता हूँ, मुझे मुख्यमंत्री डांट के भगा दिए हैं योगी जी के लिए। मैं बस कौशल किशोर थे ये। मैं यही आपको बताना चाहता, अब उनको मंत्री बनाए। अब समस्या ये है कि डांटा कौन? मुख्यमंत्री। और बनाया कौन? प्रधानमंत्री। तो डांट भी रहे हैं, पुचकार भी रहे, पक्ष भी हम, उनकी, हाँ, पक्ष भी हम, विपक्ष भी हम। अब उनकी वोट ठगनी है। अब ये मोहरे दिखा दिखा के उनकी वोट का सौदे होंगे, लेकिन हम जमीन पे इसलिए, नुकसान तो आप ही का करेंगे बहुजनों को मंत्री बना बना के। ऐसा जनता समझदार हो रही है। साइकिल यात्रा के माध्यम से देखो, जैसा किसान होता है ना, मैंने कल भी ये बात कही थी, किसान खुश होता है जब हल्की हल्की बारिश होती है, दुख होता है जब बहुत तेज बारिश हो जाती है, कि जितना पानी आता है वो निकल जाता है। हाँ, तो धीरे धीरे जब आता है तो वो गहराई तक जाता है। साइकिल यात्रा की स्पीड है 20 किलोमीटर की। धीरे धीरे गांव में जाते हैं, भी काफी, हाँ, अपनी बात को बताते हैं जाके, तो दौड़ा दिए थे आप। हाँ, जड़े गहरी कर रहे हैं, अंदर तक समझाएंगे तो छोटे मोटे झूठ और ऑफर जो दिए जाएंगे, वोट की वैल्यू समझ जाएंगे, तो फिर इनकी बातों में नहीं आएंगे। अच्छा, नीट का मामला चल रहा है, एक स्टालिन है वहाँ, एकदम स्टैंड लिए हुए हैं तमिलनाडु। उनको सैल्यूट करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं स्टालिन। हाँ, विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ लोग जो हैं, हमारे बहुजन लोग जो हैं, स्वर्णों को बेचारे नतमस्तक रहते हैं कि भाई ये ना वोट हमें, ऐसा ना हो हमें वोट ना दे और हमारी सरकार ना बने। वही स्टालिन ठोस होके पेरियर रामास्वामी नायकर की आइडियोलॉजी पे काम करते हैं
और देखो मुख्यमंत्री बने। और अब नीट वाले मामले में वहाँ के हाई कोर्ट से इनको नाकों ने वो चने चबवा दिए हैं नाकों से। और अब जो है वो उस आइडियोलॉजी को अब उत्तर प्रदेश में बहुजन आइडियोलॉजी को हाँ, यही सवाल करते था। हैं। हाँ, तो हम नहीं डरते, कोई वोट देगा नहीं देगा, स्टालिन हम अच्छा काम करेंगे बस। स्टालिन ही एक ऐसे देश भर में नेता हैं जो सवर्ण आरक्षण के खिलाफ भी कोर्ट गए। बाकी तो सब कह रहे थे 20%। समझे हो नहीं समझे हो? आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी विचारधारा का खेल है। जिन्होंने अपने महापुरुषों की विचारधारा नहीं पकड़ी उनके मन में तमाम तरह के डर, और जिन्होंने अपने महापुरुषों की विचारधारा पकड़ी उनके अंदर कोई डर नहीं है, वो मजबूती से लड़ रहे हैं। अब इस पर सवाल आता है कि एक तरफ बहन जी कह रही हैं सर्वजन, तेजस्वी यादव भी बहुजन है, वो कह रहे हैं A to Z की पार्टी, मतलब हर जात की पार्टी है। तो अब सर्वजन A to Z के समय में बहुजन पॉलिटिक्स जैसे तमिलनाडु में तो सक्सेस है, यूपी बिहार जैसे राज्य में सफल होगा? पहले भी हुई है, अब के दौर में होगी। कोई ईमानदारी से काम करेगा, पर्याप्त हिस्सेदारी देगा, जिसकी इतनी संख्या बढ़ी उसकी इतनी हिस्सेदारी देगा, और सब लोगों को आगे बढ़ने का मौका देगा, सारे समाज में नेतृत्व पैदा करेगा, उनकी बात करेगा, उनसे धोखा नहीं करेगा, तो होगा। कोई काम मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूँ 85% बहुजन समाज, अगर उनके लोगों को सम्मान दिया जाएगा और उनके मुद्दों पे काम होगा, उनके परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, उनको अवसर मिलेगा, तो वो इकट्ठा होगा। उनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी, जो रुका हुआ आंदोलन काशीराम साहब का, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी, मिशन काशीराम की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद के पास है। उसको लगता है कि विधायक, MP, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से बनने से ज़्यादा जरूरी है उनका आंदोलन चलाना महापुरुषों का। मैं उस काम को, और पूरे हमने सब लोग ये तैयार किए हैं कि वो इस काम को अनुशासन में रहते हुए करें, लोगों को जोड़े, लोगों को तैयार करें, और फिर जब चुपचाप इतनी चुपचाप, इतनी जो है ना आराम से धीरे धीरे काम करें, अंदर अंदर काम करें, कि जब सफलता मिले तो वो शोर मचा दे। अच्छा, बिहार में एक IAS हैं, बहुत सीनियर IAS हैं, 87 बैच के, दलित समाज से आते हैं, नाम सुधीर कुमार। वो FIR करना चाहते हैं नीतीश कुमार पर, मनु महाराज पर और बाकी पदाधिकारी पर। उनका कहना है कि फर्जी दस्तावेज बना के हमको फंसाया गया, जेल भेजा गया, एक SSC की परीक्षा का पर्ची लीक हो गया था, इनको फंसा दिया गया, उनका कहना है। तो FIR ही दर्ज नहीं किया जाता। SC ST थाने में एक SC समाज से आने वाले सीनियर IAS का केस दर्ज नहीं होता है। मांझी भी बयान देते हैं कि केस दर्ज होना चाहिए, फिर भी नहीं होता है, उन टहल रहे हैं बेचारे। समझ आया आपको? कुछ पूरे देश को समझ आना चाहिए कि एक IAS IPS बनने के बावजूद भी जो राइट्स आपके हैं, जिनको आप जानते भी, उनको भी लागू नहीं करा पाते जब सरकार आपके खिलाफ होती। इससे ये भी पता लगता है कि कानून तो है, लेकिन कानून लागू कराने वाले जो हाथ हैं, अगर वो दुश्मन के कब्जे में है तो वो कानून भी कमजोर साबित हो जाएंगे। एक IAS अधिकारी मुकदमा नहीं दर्ज करा पा रहा है तो एक गरीब दलित कैसे मुकदमा दर्ज कराएगा? एक गरीब बहुजन कैसे मुकदमा दर्ज कराएगा? और उसकी, जिसको सब लोग जानते हैं, सारे अधिकारी कर्मचारी भी जानते होंगे, वो वहाँ सीनियर IAS हैं, तो और वो प्रशासन के लोग भी, पुलिस के लोग भी जानते हैं। फिर भी पहली बात तो मुकदमा दर्ज सबका होना चाहिए, फिर उसमें जांच हो जाए, अगर कुछ गलत हो तो पता लग जाए। सरकार पे तो इतनी ताकत भी है कि वो जांच को प्रभावित करवा सकती है। लेकिन अगर मुकदमा में लिखा जाए, यानी कि वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसे यहाँ मुख्यमंत्री कल सफाई देते घूम रहे हैं ना 69,000 शिक्षक भर्ती पे, और धमका रहे हैं। पहले अपने जो पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, उनसे सफाई दिला रहे हैं, फिर धमका रहे हैं। तो दोनों काम करके देख चुके। इसी तरह से वहाँ मैं समझता हूँ कि FIR दर्ज होनी चाहिए थी, और FIR दर्ज होकर उनकी लड़ाई में आप उनके मेरा उनको पूरा समर्थन है। अगर कोई ईमानदार से अपनी लड़ाई लड़ेगा, न्याय की लड़ाई लड़ेगा, किसी दलित को, गरीब को, बहुजन को, पिछड़े को, आदिवासी, मुसलमान को परेशान किया जाएगा, मेरा हमेशा समर्थन रहेगा। हम समाज को जोड़ने के लिए, ना कि समाज की लड़ाई को दूर से देखने के लिए। तो जहाँ भी कोई लड़ेगा उसका साथ देंगे। मैं एक सवाल अब आपसे करना चाहता हूँ, आप पूरे देश में घूमते रहते हैं, ये बताइए, अगर आप दुश्मन को ताकत देंगे तो वो आपका इलाज करेगा या आपकी मदद करेगा? सांप को कौन दूध पिलाता है साहब? हमारे लोग सांप को दूध पिलाते हैं, और फिर वो अपने वो पैसा उससे तैयार करके हमारे आंदोलन से नेता बन के वो RSS को पैसा देता है। RSS हमारे खिलाफ रणनीति बनाती है, फिर वो हमारे लोगों का इलाज करती है। हमारे लोग यही नहीं समझ पाए हैं कि जिन लोगों ने इतने लंबे समय तक हमें पछाड़ के रखा, हमारे अधिकार छीन के रखे, आज वो हमें कैसे स्वीकार करेंगे? उनकी गलती नहीं है, हम समझदार हैं, हम भटकेंगे नहीं। अच्छा, इस देश में 30 करोड़ से कम आबादी दलित आदिवासियों की नहीं होगी। 10 करोड़, 30 करोड़ से तो ज़्यादा ही होगी आबादी। 10 नेता उंगली पे गिन के क्यों नहीं है इस समाज से? 10 नेता नहीं है पूरे देश में। हम गिनवा देते हैं। देखिए, हम शुरुआत प्रदेश वाइज करते हैं, बिहार ही चलते हैं सबसे पहले। बिहार में हम पे हैं अमर ज्योति पासवान, हमारा नौजवान नेता। नेता क्या, किसे समझते नेता?
नेता वो नहीं होता जो MP MLA होता, नेता वो होता जो एमएलए तो कोई भी बन जाता है, समाज की लड़ाई लड़ता। हमारा जिसको वहाँ टिकट के- मिलेगा। हाँ, वहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार जी, ठीक है। हम आते हैं राजस्थान में, हमारे पास है अनिल कुमार धेनवाल, सत्यवान सिंह आजाद। हम आते हैं पंजाब में, हम पे है बलबीर गरचा जी, हम पे है अरुण भट्टी जी। ठीक है, ये सेकंड लाइन लीडर हाँ, है। हम क्या करें, नेता हैं, नेतृत्व उस जिनके प्रदेश में नेता हैं। हम आते हैं दिल्ली में, हमारे पास नेता हिमांशु वाल्मीकि जी, महेश पेहवाल वो जी। आपकी पार्टी के, मैं क्या जैसे हम गिना रहे हैं, देखिए अरे जैसे हमारी- हम सुनिए, जब देखते हमारी हैं। पार्टी नहीं थी ना, हाँ, तो भी ये लोग समाज का काम करते। समाज का नेता वही होता है जो समाज के दुख दर्द को समझता है और उनके साथ खड़ा रहता है। गिनते हैं तो जीतन राम मांझी हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, मायावती ये जी पार्टियों के हैं। नेता हैं। हाँ, तुमने वो नेता की बात, समाज के हमने नेता पार्टी की बात नेता करी। बात करी। हाँ, नहीं, तुमने समाज के नेता की बात, देखो चेक करवाना बाद में, है ना। ठीक है, तुमने अब समाज के नेता- मान हमने लीजिए तुम्हें समाज के अब नेता की समझिए सवाल चेंज है। अब बात- हाँ, अब सवाल आपकी पार्टी का हम नहीं बात कर रहे थे, अच्छा, ठीक है। हम पार्टियों के नेता की बात कर रहे थे। देखो, कि इस पहली 30 बात- करोड़ आबादी में 10 नेता उंगली पे नहीं गिनाए। देखो, पहली बात तो ना, पार्टी से अलग भी ये समाजी परिवार है। अगर जतिन राम मांझी जी को कोई कुछ परेशान करेगा तो ऐसा नहीं चंद्रशेखर चुप रहेगा, बिल्कुल नहीं चुप रहेगा। किसी भी व्यक्ति को जो बहुजन समाज का है कोई परेशान करेगा, लालू जी को परेशान करेगा, ऐसा नहीं चंद्रशेखर चुप रहेगा, ठीक है। तो जिसको भी सताया जाएगा, हम लोग खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी। हम बहुजन समाज, हम एक परिवार के लोग हैं। अब मैं किसी को गिनवाना नहीं चाहता, सब अच्छे नेता है। हम नई लीडरशिप और नए नेता तैयार कर रहे हैं समाज में। नए नेता की बात की है तो चिराग पासवान के बारे में क्या राय है आपकी? अब चिराग पासवान के बारे में बिहार के लोग ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। आपसे जाने तो वो बेचारे परेशान हैं, क्योंकि जिनके भरोसे लड़े थे, जिनके इशारे पे लड़े थे, उन लोगों ने साथ छोड़ दिया है। अब एक सामाजिक अपमान के दौर से भी गुजरेंगे। अब देखो किस तरह से संभाल पाते हैं। संभाल पाएंगे तो समाज के लोगों के नेता बने रहेंगे, नहीं संभाल पाएंगे तो बिखर जाएंगे। तो बोल रहे हैं हम मोदी जी के हनुमान हैं अभी भी। अब मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। वो किसके हनुमान हैं, उनका राम कौन है। हमारे राम काशीराम है, उनका राम कौन है वो जाने। आप काशीराम के हनुमान? नहीं, मैं काशीराम के मूवमेंट का सिपाही हूँ, उनके आंदोलन को चलाने के लिए काम कर रहा हूँ। नेता नहीं हूँ, बहुजनों का बेटा हूँ, बहुजन भाइयों का दोस्त हूँ, बहुजन समाज के लोगों की उम्मीद हूँ। तेजस्वी यादव के बारे में क्या राय है? ठीक है ना, अच्छा है, काम करने, मेहनती आदमी है, आगे बढ़े। मुख्यमंत्री बनते तो बधाई देते, दोबारा बनेंगे तब बधाई दे देंगे। बनेंगे? हाँ, बनेंगे, हम तो चाहते हैं बने। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? हम चाहते हैं बने तो बधाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये चाहते हैं कि सबके लिए लड़े, बहुजन समाज के लिए लड़े, लगते हैं। समाज के लोगों के दुख सुख में खड़े रहें, ठीक है ना। हमें चाहिए कि ऐसे ही बहुत सारे लोग तैयार हों जो इस भाजपा से देश को मुक्ति दिलाएं। अब धीरे धीरे लाइन पे आने लगे हैं। कौन? मैं देखता हूं कि अब वो कहने लगे हैं, मनुस्मृति के बारे में बोलने लगे हैं और RSS के बारे के खिलाफ ज्यादा बोलने लगे। अभी धीरे धीरे मुझे लग रहा है तैयार होते जा रहे हैं। के हाँ, तेजस्वी जी? हाँ, अब तैयार होते जा रहे हैं। अब समझ आ रही है कि किसने धोखा दिया चुनाव में, किसने समर्थन दिया। अब शायद मुझे लगता है अगली बार अच्छे और तैयार होकर निकलेंगे। यानी अगली बार मुख्यमंत्री बन जाए? अब ये तो बिहार की जनता तय करेगी। मेरे हाथ में होता तो मैं भी बना देता। तेजस्वी जी को? हाँ, तो वो बिहार की जनता तय करेगी। एक और वो जो बड़ा सवाल है ना, अब हमें ये देखना है कि हालात क्या है और इस हालात में भारतीय संविधान की सुरक्षा कैसे हो, इस हालात में अपने अधिकार की सुरक्षा कैसे हो। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। जैसे स्वर्ण लोग जब उनका कोई मामला आता है धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक, तो वो इकट्ठा हो जाते हैं। हमें जो बहुजन समाज के लीडर्स हैं उनको भी इकट्ठा होकर अपने मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। हमें ये घमंड नहीं रखना चाहिए कि भाई हम उस पार्टी, हम सब लोगों को कभी कभी मैं चर्चा करके अपने इश्यूज को सोचना चाहिए कि उनको हल कैसे करना है। आकाश आनंद के बारे में क्या? मैं क्यों सोचने लगा, मैं तो बहुजन समाज के उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो रोटी रोटी के लिए मोहताज है। पैसे वालों के लिए तो पैसे वाले सोचते रहेंगे, ठीक है। मैं गरीबों के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मैं तो रोज देखता हूँ कि रोटी के कमी कारण लोग मर जाते हैं, उनके सपने टूट जाते हैं, घर नहीं है, सुविधाएं नहीं है, बहन बेटियों का सम्मान नहीं है। आज ही अभी खबर आई सुबह, एक दलित जाटो समाज के बच्चे की हत्या कर दी है। उसकी 6 महीने शादी हुई थी। ये अलीगढ़ का मामला है, पीट के मॉब लिंचिंग हुई है उसकी। अभी बनारस से खबर आई कि 11 साल की बच्ची का जानकारी है कि रेप हुआ है। पुलिस FIR नहीं लिख रही है, मेडिकल नहीं करा रही। तो मुझे उनकी परवाह है। मैं बड़े लोगों के बारे में नहीं सोचता, गरीब लोगों के बारे में सोचता। 10 साल में जनगणना होती देश में, इस बार भी जनगणना होना है। इस साल जातिगत जनगणना को लेके कहा जा रहा है कि जैसे SC ST की जनगणना होती थी उसकी होगी, बाकी OBC की नहीं होगी। और ये कहलवा रहे हैं कि नित्यानंद राय जो खुद OBC हैं, बिहार से आते हैं, केंद्रीय मंत्री मोदी। देखिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सभी वर्गों की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए बता दीजिए, क्योंकि बहुत इसलिए होनी चाहिए कि लोगों को उनकी जनसंख्या की जानकारी हो जाए। जानकारी हो जाए तो ये भी पता लग जाए कि उनको कितनी हिस्सेदारी मिली।
क्योंकि भारतीय संविधान सबको बराबर की हिस्सेदारी देता है। हम इसलिए तो बार बार कहते हैं 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। ये भी पता लग जाए कि जिनकी कम आबादी है उन पे कितने संसाधन है। जो लोग ये झूठ फैलाते रहते हैं कि भाई तुम्हारा हक उसने खा लिया, जो आपस में फूट डालने के लिए पिछड़ों में कहते रहते हैं कि इस जाति ने सब का हक खा लिया, कौन दलित जाति में इस जाति ने सबका अधिकार खा लिया। ये जो लोग आरक्षण के नाम पे हमें गाली देते रहते हैं, ये जनता को पता लगना चाहिए कि कितने रिसोर्सेज पे कौन आदमी, जिनकी 3-3% आबादी है उन पर कितने रिसोर्सेज है, और जिनकी 30-30% आबादी है उन पर कितने रिसोर्सेज है। और दूसरी जो सबसे जरूरी बात, देखिए आप प्रदेश में रहते हैं, तो प्रदेश में जब आपकी जनसंख्या का अनुपात जानकारी हो जाएगी तभी तो आपके लिए जो है ना उस जनसंख्या के आधार पर बजट बना के नीतियां बनेगी। अब एक आदमी की एक समाज की आबादी 30% है, उनको आप जो है हम सीधे शब्दों में 30 लोग हैं, अब आप उनको अगर 15 रोटी दोगे तो उनमें आधी उनको खानी पड़ेगी, तो उनमें झगड़ा होगा। तो जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ जाति का जनगणना जैसे दलितों की, आदिवासियों की हो रही है, पिछड़ों समाज की होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा समाज है, लंबे समय से जनगणना न करा के उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं होने दिया है। जिस दिन ताकत का एहसास होगा, पता लगेगा कितनी हिस्सेदारी है, कितनी आबादी है, तो वो अपने हक मांगेगा, और हक मांगेगा तो देने पड़ेंगे उन लोगों जिन्होंने छीने, जिन्होंने डका रखे हैं, जो उस हक पे कब्जा मार कर बैठे हैं, तो उनकी मठा जैसे की कुर्सी है। तो जाति की बात करना जातिवाद है या सामाजिक न्याय है? मैं क्या कह रहा हूँ, हिस्सेदारी की बात करना कोई अपराध नहीं, और जाति की बात तो सबके लिए जाति के सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, सबके लिए जो है ना जाति का तमाम तरह के, कुछ जातियों पे तो काम भी सुनिश्चित किए हुए हैं कि सफाई का काम जो है ना वो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति करेगा। तो ये जो है ना इस देश का में जाति सबसे बड़ा कलंक है। पहला कलंक है जाति, और दूसरा अंधविश्वास। जाति की वजह से हत्याएं होती है, रेप होता है, सामाजिक अपमान होता है, मुंह से रखने पे, सब चीजों पे बेइज्जत का होता है, बॉडी बैठने पे, ये तो हुआ जाति का खेल। जाति की वजह से भेदभाव होता है, इंसान जानवर से प्रेम करता है, जाति की वजह से जाति पता लगने के बाद दूरी बनाता है। दूसरा है अंधविश्वास पाखंडवाद। संविधान ने भी कहा कि अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ कायम करना चाहिए। अब तमाम तरह की चीजें, जैसे महिलाओं पर शोषण होता है अंधविश्वास की वजह से, जैसे अंधविश्वास की वजह से मैंने एक स्टोरी पढ़ी, छपी थी कि एक गांव में मेंढक की शादी कराई गई और पूरा गांव नाचा कि बारिश होगी। अब आप समझिए कि जिस देश में पाखंडवाद इतना हावी हो, वहां लोग मेडिकल साइंस पर भरोसा कहाँ करेंगे? हाँ, तो बाबा पे भरोसा करेंगे, हम पे भरोसा करेंगे, और उनके भरोसे जो है वो लोग चलेंगे। तो इसका मतलब जो है ना वो, क्योंकि एजुकेशन की बहुत कमी, जानकारी नहीं रख पाएंगे। यहाँ जैसे कहते हैं अभी 2 साइड पॉलिसी की बात चल रही है। अब बड़ा यहाँ हिंदू धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार है। हिंदू धर्म में कॉन्सेप्ट है कि पिता को मुक्ति तब मिलती है जब उसके सब को बेटा जो है मुखाग्नि देता है। आप क्या कहें, 2 बच्चों के लिए कानून लाएंगे, जिसके यहाँ एक बेटी पहला पैदा होगी, होगा क्या कि वो जांच कराएगा लिंग की। जब वो बच्चा होगा पेट में तो जांच कराएगा, अल्ट्रासाउंड कराएगा, और अगर बेटी होगी तो क्या करेगा वो? भ्रूण हत्या। तो यानी कि महिला शोषण बढ़ेगा, और अगर 1-2 बार ऐसा होगा तो महिला भी बीमार हो जाएगी, उसको बीमारी भी हो सकती है गंभीर, और फिर उसका सामाजिक अपमान भी होगा, उसका पति भी उससे जो है ना नफरत करेगा, अरे मेरा बेटा नहीं हो रहा। ऐसे बेटे के चाह में कितने ही जो है ना बेटियों की हत्या हो जाएगी। और अगर किसी को जुड़वा हो जाएगा तो वो, और फिर क्या होगा, फिर महिलाओं को तलाक के केस पड़ेंगे, महिलाओं को निकाला जाएगा, दूसरी महिला शादी की जाएगी, इसलिए क्योंकि परिवार में बेटा आ जाए। तो ये जो है ना, और फिर ये महिला के अधिकारों के खिलाफ भी। अब बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा होगी, ये जो है ये तो मेडिकल साइंस तय करती है कि उसका एक पूरा प्रोस्पेक्टिव कैसे बनकर वो सब चीजें होती है, किस तरह से सब चीजें तैयार होती है। लेकिन इसके लिए किसी महिला को दोषी ठहराना, उसका अपमान करना, और जो अनचाही संतान हो जाएगी, सोचिए किसी के यहाँ होगी ना चाहते हो, तो क्या उसको सम्मान मिल पाएगा? क्या वो उसको समाज, वो परिवार प्रेम करेगा? हमेशा घृणा की नजर से देखता रहेगा उसके खिलाफ। इसकी वजह से सरकारी नौकरी, हाँ समझ रहे हो, तो चीजें खराब होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पाखंडवाद, बच्चे की नहीं होगी, पाखंडवाद और अंधविश्वास, ये अगर इसको सुधारना है, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कानून बनाने की नहीं, समाज को शिक्षित करने की, और अच्छी जो है ना हेल्थ सिस्टम सुविधाएं देने की जरूरत है। क्योंकि पढ़ा लिखा चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, कोई हो जाए, वो अपने परिवार की जिम्मेदारी समझता है, 2 ही बच्चे करता है। यहाँ तो वैसे भी जो है ना वो बच्चों की जो आयु दर है वो है, जो ग्रोथ है वो 2.10, और 2.1 मुझे लगता है कि वो मानक है कितनी होनी चाहिए, और 2 की बात ये लोग कर रहे हैं। तो इन्होंने पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, बस मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना के दिखाएंगे, मुसलमानों के खिलाफ बना रहे हैं, वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, नुकसान करेंगे दलित पिछड़ा आदिवासियों का। मतलब ये एक तरह से निशाना मुस्लिमों पर, निशाना मुस्लिम है, और इलाज इनका करना है वो दलित पिछड़े आदिवासी है, क्योंकि उनकी 70% आबादी की जो आबादी है उनकी
उनकी जो आबादी है, आबादी में भी वो ऐसी 70% आबादी है 100 में से जिनके पास 3 से ज्यादा बच्चे हैं। अच्छा, एक सवाल इसी में है, जनसंख्या वाले, कि बड़े लोग जो अमीर लोग, उनको सरकारी लाभ लेने का तो मतलब ही नहीं बनता योजनाओं का। तो सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं गरीब। ये कानून गरीब के लिए है या अमीर आदमी तो 5 बच्चे पैदा करेगा, हमको सरकारी नौकरी नहीं करनी, हम चौड़े में रहेंगे, हमको नहीं मनरेगा हम काम करना। भारतीय जनता पार्टी का नारा है गरीबी न मत मिटाओ, गरीब को मिटाओ। तो गरीब पैदा ही नहीं होगा। अब ये गरीब है क्यों? 70 साल के उसमें इतने सारे सोचे सरकार के पास, तो गरीब लोग क्यों रहे? क्या सबके पास जमीन है? क्या सबके पास रोजगार है? क्या सबको नौकरी दी? कोरोना काल में इतने लोगों की नौकरी चली गई है, आय बढ़ी नहीं है, महंगाई बढ़ा दी गई। ये झूठी निकम्मे लोग सरकार है। इनका अपना जो एक संविधान है जिसको गोलकर साहब ने लिखा, बंचेस ऑफ थॉट, उसके हिसाब से काम करते हैं कि 90% लोग इतने गरीब हो जाएं कि 10% लोग रोटी रोटी के लिए उस पर राज करें। तो ये होना नहीं चाहिए ना, कोई इतना गरीब हो कि उसको कोई खरीद ले, और कोई इतना अमीर हो कि वो नहीं, कोई इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि कोई अमीर उसको खरीद ले। ये पॉलिसी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और कोई इतना भी अमीर ना हो कि वो जो है रोटी रोटी के लिए लोगों के सौदे करता था। आप ये भी बता दीजिए कि जनसंख्या कैसे कम हो, नहीं तो कहेंगे लोग कि रावण नहीं चाहता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छी शिक्षा जो है आप लाइए लोगों को, ये बताना, लोगों को जानकारी दीजिए, जागरूक कीजिए, और फिर अच्छे जो है ना स्वास्थ्य के बनाए। अच्छा सोचिए किसी का 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, और 20 साल की उम्र में किसी बीमारी जाकर बेटे की डेथ हो जाती है 18 साल, वो क्या कहा जाएगा? उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? जीरो हो जाएगा ना सब कुछ। वो सोचे किसके लिए कमाओ, कुछ आगे बचा तो है नहीं। बेटी को तो वो समझता है ना कि मजबूरी है, इसको तो भेजना, पढ़ाई है, सब बिगड़ जाएगा। इनका कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। ये कानून वानून नहीं बनाना चाहते, माहौल बनाना चाहते हैं चुनाव को लेकर। हाँ, इसमें इन्हीं से जुड़े लोगों में फूट पड़ जाएगी। तो इसलिए जागरूकता, अच्छे जो है हॉस्पिटल बने, इलाज हो सब तरह से बेहतर तरीके से लोगों के लिए, जो लोग अभी हैं उनके लिए सेवाएं तैयार की जाए, सुविधाएं दी जाए। जनता समझदार हो जाएगी तो अपने आप जो है ना, केरल देखो पढ़ा लिखा वो है राज्य, उसमें देखो क्या दर है बच्चों की। और तमिलनाडु जाके देखो, यहाँ की बात करें तो इनकी, वहां जाके देखो, वहां भी इस तरह से ही है। तो और चीन ने करके देख लिया, फिर अब 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया, फिर 2 चाइल्ड, अब 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आ रहा है। और उसकी आबादी इतनी ज्यादा थी, वो तो भूखा नहीं मरा। वो तो देश में जो है इकोनॉमी में भी सबसे आगे चला। एक समय में आजाद हुए भारत, तक चीन 1-2 साल के अंतर में आज चीन की देखिए इकोनॉमी कहाँ कितना ट्रिलियन, और भारत की देखिए यहाँ माइनस में चल रही जीडीपी। जिनकी नीयत अच्छी नहीं होती वो कुछ उनका कुछ भी अच्छा नहीं। आप पंजाब जा रहे हैं, वहाँ भी अगले साल चुनाव को लेके जा रहे हैं या? नहीं, मैं धार्मिक घर है हमारा डेरा सचखंड बल्ला, सतगुरु रविदास जी महाराज मिशन के लोग जो हैं हमारे, अभी जो गद्दी नसीन है महाराज निरंजन दास जी, वो अभी गद्दी नसीन है। उनसे बड़े गुरुजी रहे हमारे फकीर चंद जी, उनकी जो है गरीबदास जी, महाराज गरीबदास जी, उनकी बरसी है। मैं उसके प्रोग्राम में शामिल हूँ। चुनाव लड़ेंगे पंजाब में? हाँ लड़ेंगे, क्योंकि यूपी में भी चुनाव, पंजाब जहाँ जहाँ चुनाव होगा पार्टी बना लिए लड़ेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी हमारे साथ थे और ये हमारे चैनल पे इनका पहला इंटरव्यू था। इनकी बातचीत कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो करें, और वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, इंटरव्यू अच्छा लगा तो। और बाकी यूट्यूब चैनल पे हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।